हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी पेपर या फिर जनरल पेपर में राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। आपकी एग्जामिनेशन तक मैं आपको 4 से 5 सेट करा दूंगा। आप लोग पूरी सीरीज को बढ़िया से देख लेना, आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आज के इस क्लास में 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। भले ही वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, लेकिन क्लासेस मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरी क्लास को ध्यान से देखना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। आइए बात करते हैं बारी बारी से फटाफट से क्वेश्चंस पर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन कि सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो बात करें सशस्त्र सेनाओं की, तो उसका जो सर्वोच्च कमांडर होता है मेरे भाई, वह भारत का क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। आगे क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान जो है यह अलिखित है। तो बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान जो है या इंग्लैंड का संविधान क्या है, तो अलिखित संविधान है। आपके भारत का संविधान का अगर बात कर लिया जाए, तो भारत का जो है यह लिखित संविधान है। भारत का क्या है, यह एक लिखित संविधान है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा आपातकालीन प्रावधान भारत में लागू नहीं हुआ। तो बात करें आपातकालीन प्रावधान की, तो भारत में वित्तीय आपातकालीन प्रावधान जो है यह लागू नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अगला, देखो क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन दबाव समूह द्वारा लागू की जाने वाली तकनीक नहीं है। तो दबाव समूह द्वारा जो है लागू की जाने वाली तकनीक कौन सी नहीं है, तो हड़ताल जो है या दबाव समूह द्वारा लागू की जाने वाली तकनीक नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन पांचवा नंबर कहता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन की संसदीय व्यवस्था में क्या क्या होता है। देखो ऑप्शन क्या है, कार्यपालिका विधायिका के लिए उत्तरदायी होता है, या फिर कहता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि दोनों स्वतंत्र होते हैं, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं। यानी कि पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कि कार्यपालिका जो है या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है संसदीय व्यवस्था में। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखना, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्णन है। तो बात करें राज्य के नीति निर्देश तत्वों का, तो यह भाग नंबर 4 में वर्णित किया गया है। से पूछ लिया जाए भाग नंबर 3, तो भाग नंबर 3 जो है मेरे भाई यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। फिर वहीं पर बात कर लिया जाए भाग 2 की, तो भाग 2 जो है यह नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 किससे, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित आपका राज्य क्षेत्र से संबंधित है आपका भाग नंबर 1। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो बात करें भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित जो होते हैं वह कितने सालों के लिए होता है, तो 5 सालों के लिए होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन होता है मेरे भाई वह क्या होता है, तो यह एक विशेष नियम के अधीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो भारत में जो है मेरे भाई यह वास्तविक कार्यपालिका जो निहित होती है वह मंत्री परिषद के पास निहित होती है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास क्या है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक आवास की अगर बात कर लिया जाए तो वह क्या है मेरे भाई, यह 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, अगला क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि न्यूजीलैंड की उस महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कोविड संकट के प्रति अपने सक्रिय दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। तो वह न्यूजीलैंड की कौन सी महिला प्रधानमंत्री है, तो वह है साना मारिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का बात वर्णित किया गया है। तो यह किस में, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर मेरे भाई 44 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बात करेंगे, अगला क्या कहता है देखना। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 8वीं अनुसूचित मेरे भाई भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का प्रावधान है। कितने भाषाओं का, 22 भाषाओं का प्रावधान है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा है। तो यह जो पुस्तक है मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो आर्थर एफ क्या कहते हैं बेंटली के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखिएगा कहता क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य बताया है। तो बात करें दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य जो है यह किसके द्वारा बताया गया, तो हरमन फाइनर के द्वारा बताया गया। आगे क्वेश्चन देखना क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि डेमोक्रेटिक पार्टी एवं रिपब्लिकन पार्टी राजनीतिक दल है। तो यह जो दोनों दल है यह कहां का, तो अमेरिका का दल है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है आपका कि इंग्लैंड का निचला सदन कौन सा है। तो बात करें इंग्लैंड के निचले सदन की तो सिंपली याद रखना इंग्लैंड का निचला सदन जो है वह हाउस ऑफ कॉमन्स है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है तो देखिएगा अगला नंबर 18 क्वेश्चन है आपका कि यूएस के वर्तमान उपराष्ट्रपति तो यह हो जाएगा आपका कमला हैरिस। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि यूएस का राष्ट्रपति कितने साल के निर्वाचित होता है। तो यह कितने सालों के लिए, तो 4 वर्षों के लिए यूएसए में जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है 11 सितंबर अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है, वह क्यों ऐसा दिवस माना जाता है। तो आपको याद रखना आतंकी हमला के कारण 11 सितंबर जो है अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण डेट है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है। तो बात करें व्यवहारवाद से संबंधित यहां पर डेविड स्टन जो है यह व्यवहारवाद से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो वर्तमान प्रधानमंत्री की अगर बात कर लिया जाए इंग्लैंड में तो वह बोरिस जॉनसन है। सॉरी यहां पर देखिए ये 2021 का, ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो यहां पर देखो ये 2021 का जो है वर्तमान प्रधानमंत्री था कौन, इंग्लैंड का बोरिस जॉनसन। आप कमेंट करके हमको बता देना, ठीक है, आप कमेंट करके हमको बताना कि प्रेजेंट टाइम पर जो है, प्रेजेंट टाइम पर 2023 में प्रेजेंट टाइम पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अगर बात कर लिया जाए आपसे कि इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था, तो इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात कर लिया जाए तो यह कैसी है, संसदीय राजनीतिक व्यवस्था है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संघीय व्यवस्था में, तो संघीय व्यवस्था में क्या है, यहां पर देखो कोई ऑप्शंस है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है या फिर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। तो सिंपली देखो जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें केंद्र और राज्य के बीच में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। ऑप्शन बी गलत होगा, सी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व है, नहीं है। तो अनिवार्य तत्व नहीं है, क्या वह संप्रभुता है या फिर सरकार है या फिर जनसंख्या है या फिर राजनीतिक दल है। तो देखो राजनीतिक दल जो होता है या किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं होता, इसे बदला जा सकता है या नया बन सकता है। या चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन स्टार लगाना, मैकियावेली के द्वारा जो लिखा गया वो कौन सी पुस्तक, तो द प्रिंस जो है यह मैकियावेली की रचना है। किसकी रचना है, द प्रिंस किसकी रचना है, तो यह मैकियावेली की रचना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली याद रखना 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में संविधान दिवस को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। इसलिए भारतीय संविधान दिवस को किस रूप में, किस तिथि के रूप में मनाते हैं, तो 26 दिसंबर के रूप में मनाते हैं, सॉरी 26 नवंबर के रूप में मनाते हैं। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन राजनीतिक विकास से नहीं जुड़ा है। तो बात करें राजनीतिक विकास से यहां पर कौन नहीं जुड़ा है, तो सिंपली देखना यहां पर जेरेमी बेंथन जो है मेरे भाई यह राजनीतिक विकास से नहीं जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, देखना 30 नंबर क्वेश्चन स्टार लगाना, कहता है क्वेश्चन कि बिल ऑफ राइट्स यह किससे संबंधित है। तो बात करें बिल ऑफ राइट्स की तो आपका यह इंग्लैंड से संबंधित हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन, आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यूएस में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है। तो यूएस में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी जटिल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि यूएस में दबाव समूह द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय तकनीकी कौन सी है। तो बात करें सबसे लोकप्रिय तकनीकी की तो लॉबिंग जो है या सबसे लोकप्रिय तकनीकी है दबाव समूहों के द्वारा अपनाई जाने वाली। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, आपका अगला क्वेश्चन है कि पोर्क बैरेल विधान की अवधारणा की उत्पत्ति कहां से होती है। तो पोर्क बैरेल विधान की अवधारणा की उत्पत्ति अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली याद रखोगे यह यूएसए से होता है। कहां से, यूएसए से होता है। आगे देखना क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस आपका है कि लूट व्यवस्था मुख्यतः काम करती है। तो मेरे भाई लूट व्यवस्था की अगर बात कर लिया जाए तो लूट व्यवस्था कहां कार्य करती है, तो यह अमेरिका में काम करती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, तो देखना अगला क्वेश्चंस आपका कहता है कि यूएसए के केंद्रित विधायिका के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो यूएसए के केंद्रित विधायिका के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, तो ऊपरी सदन को याद रखना सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। निचली सदन को आप क्या कहते हैं, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए, मैंने अभी आपको बताया है। आगे देखना
देखना क्वेश्चन कहता है यूएसए का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। तो बात करें यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय की तो सिंपली याद रखोगे या क्या है, द सुप्रीम कोर्ट जो है या यूएसए का क्या है तो सर्वोच्च न्यायालय है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 38 देखना क्या कहता है। 38 क्वेश्चन से आपका कि यूएसए के संविधान को कब अपनाया गया। तो यूएसए में जो है यह संविधान को कब अपनाया गया था तो सिंपली याद रखोगे 1789 ईस्वी में जो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में संविधान को अपनाया गया था। आगे बात करेंगे, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो 39 नंबर है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं या क्या संसद के द्वारा चुना जाता है या फिर गृह मंत्री के द्वारा चुना जाता है या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको याद रखना है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चुनाव जो है वह कौन करती है। तो सिंपली याद रखोगे या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन कहता है आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी जो है यह क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है या फिर वैधानिक है या फिर कार्यकारी संस्था है या फिर बात कर लिया जाए तो इनमें से कोई नहीं। तो यूपीएससी जो है मेरे भाई यह एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। क्या है, यूपीएससी जो है एक प्रकार का संवैधानिक संस्था माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत में बजट जाना जाता है। तो बात करें बजट की, किसकी बात करें, बजट की बात करें तो देखिए बजट जो है या वित्तीय क्या कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भारत में बजट को जाना जाता है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, अस्पृश्यता कहा जाए या छुआछूत कहा जाए, क्या कहा जाए, छुआछूत कहा जाए। तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद नंबर 17 में क्या किया गया है तो अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। चलिए आप कॉमेंट करके बताइए, आप कॉमेंट करके बताना हमें कि यह जो अनुच्छेद नंबर 17 है, अनुच्छेद नंबर 17 यह भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है या किस भाग से संबंधित है। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन देखना, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग समिति, स्टार लगाना, ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे मेरे भाई यह कौन थे। तो सिंपली आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिसे प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के बी आर अंबेडकर थे और संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के भी अध्यक्ष कौन थे। तो वह आपका जो हो जाएगा यह हो जाएगा बी आर अंबेडकर। चलिए भाई साहब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 क्या अनुच्छेद 14 जो है यह क्या उल्लेख करता है। तो बात करें अनुच्छेद 14 की तो यह कानून के समक्ष समानता को क्या करता है, उल्लिखित करता है। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो बात करें शिक्षा के अधिकार का तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 21 के ए में जो है यह शिक्षा का अधिकार है। आगे देखना क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो बात करें वर्तमान में राज्यों की तो भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन देखना, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान संशोधन जो है सबसे पहली बार संविधान संशोधन भारत में कब किया जाता है। तो सिंपली याद रखोगे 1951 ईस्वी में जो है मेरे भाई भारत में सबसे पहली बार संविधान संशोधन किया जाता है। चलिए आप कमेंट करके बताइए जिस समय पहली बार भारत में संविधान संशोधन किया जाता है उस समय भारत का जो है राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बात करें भारतीय उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का तो राष्ट्रपति का 5 वर्ष और इसका भी कितना वर्ष, तो 5 वर्ष होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो बात करें राज्य की परिभाषा की तो आपका जो है अनुच्छेद नंबर 12 बताता है राज्य की परिभाषा के संबंध में। देखो ये अनुच्छेद वाला जितना भी क्वेश्चन है मेरे भाई आप लोग अच्छे से जरूर कवर कर लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। लगभग 10 क्वेश्चंस ऐसा होगा जो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसूची इस सब से देखने को मिलेगा। आगे देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो बात करते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्यों का तो यह 4 के ए में, 4 में किसका वर्णन है तो नीति निर्देशक तत्वों का, किसका, नीति निर्देशक तत्वों का। और 4 के ए में तो मौलिक कर्तव्यों का। बात करें मौलिक कर्तव्यों की तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। कितने मौलिक कर्तव्यों का, 11 मौलिक
कर्तव्यों का। आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन को भारत का छोटा संविधान, स्टार लगाना मेरे भाई, भारत का छोटा संविधान जो है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को, तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मार्गरेट थैचर जो है यह किस देश की महिला प्रधानमंत्री थी। तो मार्गरेट थैचर की अगर बात कर लिया जाए तो यह कहां की, तो आपके इंग्लैंड की महिला प्रधानमंत्री हुआ करती थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कहता है यूएसए में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, लगाना स्टार क्वेश्चन पर। यूएसए में महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार कब मिलता है, तो 1920 ईस्वी में महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार कहां मिलता है, तो आपके यूएसए में मिलता है। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार। इस दोनों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लैंड में कब मिलता है, तो इंग्लैंड में मेरे भाई यह 1918 में मिलता है। अब मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ लूं, फटाफट से कमेंट करके बता देना कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। आगे देखना अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है उदारवादी नारीवाद का क्या लक्ष्य है। तो उदारवादी नारीवाद का जो लक्ष्य है मेरे भाई वह क्या हो जाएगा, तो वह वैधानिक एवं राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार लगाना प्रश्नों पर, कहता है कि किसके द्वारा कहा गया कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। तो यह जो कथन है यह मेरे भाई अरस्तु के द्वारा बताया गया कि मनुष्य जो है मेरे भाई यह स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कहता है 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन यूनानियों के पास था। तो बात करें प्राचीन यूनानियों के पास जो था वह क्या था, तो यह सिटी स्टेट्स था। क्या था, सिटी स्टेट्स, जो कि प्राचीन यूनानियों के पास था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन देखना, कहता है किसने कहा आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यह किसके द्वारा, तो रूसों के द्वारा कहा गया, रूसों के द्वारा बताया गया कि आदमी जो है यह स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण में शामिल है। तो बात करें वैश्वीकरण में, तो आपका उदारीकरण भी आ जाता है, निजीकरण भी आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजनीति के, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीति के लिए व्यवस्था प्रणाली दृष्टिकोण के प्रवर्तक कौन थे। तो बात करें राजनीति के लिए, किसके लिए, राजनीति के लिए व्यवस्था प्रणाली का प्रवर्तक, तो वो मेरे भाई कौन थे, डेविड स्टन थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों या ब्लॉक के बीच में शीत युद्ध होता है। तो बात करें शीत युद्ध की, ठीक है, किसकी बात हो रही है, शीत युद्ध की। तो आपको याद रखना है यह युद्ध किसके बीच होता है, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच, किसके बीच, यूएसएसआर के बीच जो है यह क्या होता है, शीत युद्ध होता है। आगे देखना क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मूक दर्शक राजनीतिक दल होते हैं। तो मूक दर्शक राजनीतिक दल जो होते हैं मेरे भाई यह कभी दिलचस्पी लेने वाले, कभी दिलचस्पी ना लेने वाले दल होते हैं। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है व्हाइट हाउस, स्टार लगाना क्वेश्चन पर, व्हाइट हाउस किसकी सरकारी आवास है। तो बात करें व्हाइट हाउस की, तो यह यूएसए के राष्ट्रपति का क्या है, तो यह सरकारी आवास है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना क्वेश्चन से विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया था। तो बात करें विचारधारा की, तो सिंपली याद रखना डेस्ट ट्रैकी के द्वारा जो है मेरे भाई विचारधारा को क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। आगे देखेंगे स्टार लगाना क्वेश्चंस पर, क्या कहता है क्वेश्चंस, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है यह किस वर्ष मनाया जाता है, तो सॉरी क्या कहते हैं, कब मनाया जाता है। तो सिंपली याद रखना 10 दिसंबर के दिन जो है यह विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में उच्च सदन की संख्या कितनी है। तो बात करें इंग्लैंड में उच्च सदनों की, तो कुल मिलाकर जो है इंग्लैंड में मेरे भाई यहां पर जो है इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि 250 नहीं है, 300 नहीं है, 350 नहीं है। तो सिंपली आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इंग्लैंड में उच्च सदन की संख्या जो है यह कितनी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, देखना आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल। तो इंग्लैंड में बात करें हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का, 5 वर्षों का। आप लोग बस मजे में सुनते जाइए, 2-3 बार आप सुनोगे सारा प्रश्न आपको याद हो जाएगा। चलो भाई साहब क्वेश्चंस आगे देखना, कहता है कि भारतीय संविधान
संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है? तो बात करें 73वें संविधान संशोधन की तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसके अंदर 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? तो संशोधित करके लाया गया था। आगे देखेंगे अगला, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो बात करें महिलाओं की सीटों का तो यह 1/3 भाग जो था यह महिलाओं के लिए क्या था? आरक्षित था। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस देखना, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि उस महिला राजनेता का नाम बताइए जो कि मुख्यमंत्री नहीं रही है। क्या वह मायावती है? क्या वह ममता बनर्जी है? क्या वह सुषमा स्वराज है? क्या वह बिंदा करात है? तो सिंपली याद रखना, बिंदा करात जो है या किसी भी राष्ट्र या किसी भी राज्य की जो है यह मुख्यमंत्री नहीं रही है। मायावती भी रही है, ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज, ये सभी के सभी मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत रह चुकी है। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन भारत है, तो भारत देखिए, भारत की अगर बात कर लिया जाए तो भारत एक गणतंत्र है, राजतंत्र तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजाओं का तंत्र, राजाओं का शासन तो भारत में है नहीं, इसलिए यहां पर राजतंत्र नहीं होगा, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस अगला क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा किससे संबंधित है? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी खोज कर लाया गया क्वेश्चन है, और सिंपली याद रखोगे यह जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है यह किससे संबंधित है? तो केशवानंद भारती केस से संबंधित है। किससे संबंधित है? केशवानंद भारती केस से संबंधित हो गया आपका भारतीय संविधान का मूल ढांचा। आगे देखना क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में 368 अनुच्छेद में बताया गया है कि क्या हो सकता है? भारतीय संविधान का संशोधन किया जा सकता है। आगे देखना क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत में राज्यसभा के सभापति के बारे में अगर बात कर लिया जाए सिंपली, तो आपको क्या याद रखना है? भारत में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितनी निर्धारित होती है? तो उम्र सीमा की अगर बात करें तो लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य होता है। आगे देखना भाई साहब, अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन नीति निर्देश तत्वों के बारे में पूछा जा रहा है। नीति निर्देश तत्वों को जो है, नीति निर्देश तत्वों को कहां से लिया गया भारतीय संविधान में? तो सिंपली याद रखोगे आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देश तत्वों को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, किसकी बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात हो रही है, तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में संघीय विशेषताओं को लिया गया है। तो संघीय विशेषताओं की अगर बात कर लिया जाए तो भारतीय संविधान में कनाडा से संघीय व्यवस्थाओं को लिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में संप्रभुता जो है यह किससे संबंधित है? तो संप्रभुता की अगर बात कर लिया जाए तो यह लोगों से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद है, क्या यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से संबंधित है? क्या यह लोकसभा और राज्यसभा या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा? तो भारत की जो संसद है इसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा, इसके साथ साथ राष्ट्रपति भी होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति भी होता है इसका सदस्य। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वोच्च कानून अधिकार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च कानून अधिकार की अगर बात कर लिया जाए तो वह क्या हो जाएगा आपका? वह आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है यह भारत में सर्वोच्च कानून अधिकार है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखाकार की जो नियुक्ति है अनुच्छेद नंबर कौन बताता है? तो यह आपका अनुच्छेद नंबर 148 बताता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखना, क्वेश्चन है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला प्रमुख नीतिगत बदलाव कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला प्रमुख नीतिगत बदलाव जो हुआ था यह कब हुआ था? तो सिंपली याद रखना 1991 ईस्वी में यह बदलाव होता है। आगे देखना क्वेश्चंस, अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि संविधानवाद का उदारवादी स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? तो संविधानवाद का उदारवादी स्वरूप जो है मेरे भाई यह किसके द्वारा?
तो यह क्या कहते हैं थॉमस पेने, जेम्स बाइस और एच.जे. लॉस्की, यह तीनों के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीतिक दल को मानता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है यह किस राजनीतिक दल को मानता है, तो सिंपली आपको याद रखना है यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह वर्ग हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसकी रचना है आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण, यानी कि आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण जो है इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है। तो सिंपली याद रखोगे यह किसके द्वारा, तो रॉबर्ट डल के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट डल के द्वारा जो है आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण की रचना की जाती है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। आपका 87 नंबर क्वेश्चंस कहता है इंग्लैंड में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो इंग्लैंड में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष है। आपके भारत में भी कितना है, तो आपके भारत में भी कितना है, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, स्टार लगाना क्वेश्चन पर मैग्ना कार्टा प्रकाशित कब होता है। तो बात करें मैग्ना कार्टा की तो यह 1215 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आगे देखो क्वेश्चन। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमेरिकी संघ में कौन सर्वोच्च है। तो बात करें अमेरिकी संघ की तो अमेरिकी संघ में मेरे भाई कौन सर्वोच्च होता है, तो यह होता है आपका संविधान सर्वोच्च होता है। आगे देखना आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति पर असफल महाभियोग चलाया गया। तो असफल महाभियोग की अगर बात कर लिया जाए तो यह क्लिंटन पर चलाया गया था। किस पर चलाया गया था, क्लिंटन पर। आप कमेंट करके बताओ कि क्लिंटन जो है यह कहां के राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है न्यायिक सर्वोच्चता दिखती है। तो न्यायिक सर्वोच्चता की अगर बात कर लिया जाए तो यह कहां पर दिखती है, यह आपका यूएसए में दिखता है। कहां पर, यूएसए में न्यायिक सर्वोच्चता दिखती है। आगे बात करेंगे। आपका 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इंग्लैंड भूमि है। तो इंग्लैंड की जो भूमि है क्या हुआ, चुनाव की है या फिर अभिसमयों का है या फिर कंगारुओं का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इंग्लैंड की जो भूमि है यह अभिसमयों का है। बात करें कंगारुओं का तो कंगारुओं की भूमि किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। चुनावों की भूमि किसको, तो भारत को। चुनावों की भूमि किसको, भारत को कहा जाता है। आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्टार लगाना, 1885 ईस्वी में जो है मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, तो स्थापना होती है। आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन 94 क्वेश्चन कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ताकतवर विधानमंडल जो है यह क्या है, भारतीय संसद है या फिर यूएसए कांग्रेस है या फिर स्विस संसद है या फिर ब्रिटिश संसद है। तो आपको सिंपली याद रखना भारत का सबसे ताकतवर विधानमंडल की अगर बात कर लिया जाए तो आपका ब्रिटिश संसद हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन कहता है दबाव समूह राजनीतिक दल से इतर हो जाता है क्योंकि नहीं करता है या उम्मीदवारों की वित्त पोषित या फिर चुनाव लड़ना या किसी कारण का समर्थन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि दबाव समूह राजनीतिक दल से इतर हो जाता है क्योंकि यह चुनाव नहीं लड़ता है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन है कि भारत में पार्टी विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे। तो भारत में बात करें पार्टी विहीन लोकतंत्र के जो पक्षधर थे वह कौन थे मेरे भाई, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन 97 कहता है किसने कहा अभिमत ही सब कुछ है। किसके द्वारा कहा गया कि अभिमत ही जो है यह सब कुछ है, तो यह नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा कहा गया। आगे बात करेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि सरकार का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया। तो बात करें सरकार के पहले व्यवस्थित वर्गीकरण के बारे में तो यह अरस्तु के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी मंत्री, ठीक है क्वेश्चन क्या कहता है, सभी मंत्री साथ में तैरते और डूबते हैं, यह सत्य है। यह जो है सत्य है। किसके लिए सत्य है, संसदीय व्यवस्था के लिए या फिर अध्यात्मक व्यवस्था के लिए या फिर एकात्मक व्यवस्था के लिए या फिर संख्यात्मक व्यवस्था के लिए। तो सिंपली याद रखोगे कि सभी मंत्री साथ में तैरते और डूबते हैं, यह कथन संसदीय व्यवस्था के लिए क्या है, तो बिल्कुल सत्य माना जाता है। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आज के इस सीरीज का। क्वेश्चन कहता है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। संविधान के किस अनुच्छेद को बी.आर. अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया है, तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। स्टार लगाना क्वेश्चंस पर। और यह 32 नंबर अनुच्छेद को क्या कहा गया है अंबेडकर साहब के द्वारा, यह भारतीय संविधान का क्या है, तो अनुच्छेद और आत्मा है। चलिए आप कमेंट करके बताना हमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन कहता है यहां पर कि पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है। स्टार लगाना प्रश्न पर और ध्यान रखिए पॉलिटिक्स पुस्तक जो है मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो अरस्तु के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान के बिना राज्य अकल्पनीय है, यह किसका कथन है। इस तरह के प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कथन क्या है। तो संविधान के बिना राज्य अकल्पनीय है, यह किसके द्वारा कहा गया, तो यह जेलिनेक के द्वारा कहा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका कहता है कि रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो रिपब्लिक ग्रंथ जो है इसकी रचना किसके द्वारा, तो यह प्लेटो के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संविधान के दो प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है संविधान के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका विकसित और एक होता है निर्मित संविधान। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अगला देखो क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संविधान राज्य को प्रदान करता है। तो संविधान की अगर बात कर लिया जाए तो यह एक मूर्त स्वरूप जो है प्रदान करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि सर्वश्रेष्ठ सरकार होती है, तो क्या वह संवैधानिक सरकार होती है या फिर औपचारिक या फिर असंवैधानिक या इनमें से सभी। तो सिंपली याद रखना, एक सर्वश्रेष्ठ सरकार की अगर बात कर लिया जाए तो वह संवैधानिक सरकार होता है जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन कहता है अगला कि विकसित संविधान का एकमात्र श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। तो विकसित संविधान की बात कर लिया जाए तो सबसे विकसित संविधान जो है आपका ब्रिटेन का हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में जो है बहुत ही पुराना संविधान है। लगभग बात करें तो 400 वर्षों से अधिक का पुराना संविधान यहां पर है। आगे देखेंगे और वो भी क्या, तो लिखित संविधान है। वो भी क्या है, लिखित संविधान है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि किस देश का संविधान अधिकांशतः परंपराओं पर आधारित है। तो अधिकांशतः परंपराओं पर आधारित अगर बात कर लिया जाए तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन का संविधान। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि यह कथन किस लेखक का है कि लिखित और अलिखित संविधान में मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यह किसके द्वारा, तो गार्नर के द्वारा कहा गया कि लिखित और अलिखित संविधान में सिर्फ किसका अंतर है, मात्रा का अंतर है, प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका देखना कहता है कि एक अलिखित संविधान किस पर आधारित होती है। तो एक अलिखित संविधान की अगर बात कर लिया जाए तो वह रीति और रिवाजों पर आधारित होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस देखना अगला। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि संविधान संविधानवाद की गारंटी नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा गया है। यह कथन क्या है, सही है कि संविधान जो है यह संविधानवाद की गारंटी नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है संविधानवाद का कौन सा लक्षण नहीं है। तो बात करें हम लोग संविधानवाद का, तो देखिए संविधानवाद के अंतर्गत संविधान आधारित अवधारणा आती है। इसके बाद देखिए परिवर्तनशील अवधारणा भी आती है, मूल संबद्ध अवधारणा भी आती है। आपका जो ये चौथा नंबर ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि समाजवादी विचारधारा पर आधारित अवधारणा, जो कि एक संविधान क्या कहते हैं, संविधानवाद का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कौन सा पाश्चात्य विचारक राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक था। तो पाश्चात्य विचारक वह कौन सा था जो राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है, वह था आपका अरस्तु। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाश्चात्य संविधानवाद का दार्शनिक आधार क्या है। तो बात करें पाश्चात्य संविधानवाद का, तो इसका जो दार्शनिक आधार है वह है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधानवाद होता है। तो बात करें संविधानवाद की, तो यह एक गतिशील होता है। क्या होता है, संविधानवाद गतिशील होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो आपका अगला क्वेश्चन जो कि राजनीतिक दल और दल व्यवस्था से संबंधित है, क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की शासन प्रणाली एकात्मक है। तो बात करें शासन की एकात्मक प्रणाली की, तो शासन का एकात्मक प्रणाली आपका ब्रिटेन में है। बात करें भारत में, तो भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो आपको याद रखना है भारत में संघीय शासन प्रणाली है। किसकी कैसी शासन प्रणाली है, तो संघीय शासन प्रणाली है, क्योंकि यहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक दलीय प्रणाली किस सरकार में पाई जाती है। तो बात करें एक दलीय प्रणाली की, तो तानाशाही सरकार में जो है एक दलीय प्रणाली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है लोकतंत्रात्मक सरकार के लिए कौन सी दलीय व्यवस्था सर्वोत्तम मानी जाती है। तो बात करें लोकतंत्रात्मक सरकार के लिए, तो वह कौन सी, तो वह द्विदलीय प्रणाली जो है मेरे भाई वह सर्वोत्तम मानी जाती है। आगे देखेंगे आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है। तो बात किया जाए अमेरिका का, तो अमेरिका में जो है मेरे भाई द्विदलीय शासन प्रणाली पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कहता है जनता और शासन के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है। तो जनता और शासन के बीच जो है मेरे भाई एक कड़ी की तरह कौन कार्य करता है, तो सिंपली राजनीतिक दल जो है एक कड़ी की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन देखना कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टी
पार्टी कौन सी है? इस क्वेश्चन पर स्टार लगाना और ये पूछी जाने वाली प्रश्न है। सिंपली याद रखोगे, अमेरिका की जो दो पार्टियां हैं वह दो प्रमुख पार्टी रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि हित समूहों और राजनीतिक संगठन है, तो हित जो है यह समूह और राजनीतिक संगठन दोनों होता है। ऑप्शन ये जो कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो बात करें राजनीतिक दल की, तो वह राजनीतिक दल जो है कानून का निर्माण नहीं करता है। आगे देखिए क्वेश्चंस जो कि अब आपका है हित समूह से संबंधित, यहां से एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। आइए देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो बात करें दबाव समूह की, तो सिंपली याद रखना दबाव समूह की जो विशेषता नहीं है यहां पर निश्चित कार्यकाल जो है यह दबाव समूह की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है श्रमिक संघ किस प्रकार का हित या दबाव समूह है? तो बात करें श्रमिक संघ की, किसकी बात किया जाए? श्रमिक संघ की, तो सिंपली याद रखोगे यह जो है मेरे भाई उप साचार्य हित समूह का क्या है? तो यह हिस्सा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन निम्न में से भारत में दबाव समूहों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो बात किया जाए भारत में दबाव समूह की, तो सिंपली याद रखना भारत में दबाव समूह की विशेषता कौन नहीं हो जाएगी? तो सार्वजनिक नीति निर्माण पर प्रभाव हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में दबाव और हित समूह को क्या कहते हैं? अनैतिक मानते हैं या फिर लोकतंत्र का सहयोगी मानते हैं या फिर घृणा करते हैं या फिर मेरे भाई हे दृष्टि से देखते हैं? तो सिंपली याद रखना जो है कि वर्तमान में दबाव और हित समूह को लोकतंत्र का सहयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो कहता है निम्न में से कौन हित समूह नहीं है? तो हित समूह की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यह हित समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। इन्हें किसको किसको अज्ञात साम्राज्य कहा गया है? तो सिंपली याद रखोगे दबाव समूह को जो है मेरे भाई यह क्या कहा गया है? अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। स्टार लगाना इस प्रश्न पर छप सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि महिलाओं और किससे संबंधित है? तो महिलाओं और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि साबरमती आश्रम से दांडी के बीच सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में कितनी स्त्री ने गांधी जी की शक्ति को बल दिया था? तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक जो यात्रा निकाली गई थी उसमें सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में जो है कुल मिलाकर बात करें तो 25,000 स्त्रियों ने गांधी जी को शक्ति प्रदान किया था या गांधी जी का कहे तो सहयोग किया था। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पंचायतों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उसको पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो आरक्षण की अगर बात कर लिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को 25% आरक्षण जो है यह पंचायत में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है राजनीति में सक्रिय प्रवेश के अवरोधक तत्व कौन से हैं? तो राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश के अवरोधक तत्व की अगर बात कर लिया जाए तो वह क्या हो जाएगा आपका? यहां पर देखिए यह स्त्री में राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अभाव भी है, इसके बाद चुनाव में बढ़ता खर्च भी है, चरित्र का हनन का भय भी है, यानी कि उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन बेहद इंपोर्टेंट है, स्टार लगाना प्रश्न पर। कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने का श्रेय जो है यह किसे जाता है? या पूछ लिया जा सकता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी? तो सिंपली याद रखोगे वह भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक साथ दो देशों की राजदूत रहने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो एक साथ दो देशों की जो राजदूत रही थी वह श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित रही थी, जो कि एक साथ दो देशों के राजदूत रही थी। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो थी वह एक साथ किन किन दो देशों की क्या रह चुकी थी? तो यह राजदूत बनने वाली थी। आगे क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात कर लिया जाए पहली महिला अध्यक्ष तो वह थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन जो कि आपका किससे संबंधित है? तो आपका तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति से संबंधित है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि किसके द्वारा कहा गया कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन
प्राचीनतम, अत्यंत कठोर एवं अधिकतम महत्वपूर्ण है तथा प्रारंभ से ही मनुष्य के ध्यान का यह आकर्षण केंद्र रहा है। तो यह जो कथन है मेरे भाई, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो जीन ब्लोंडेल के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजनीति का उद्देश्य सामाजिक अभियंत्रण किसे माना? तो राजनीति का उद्देश्य सामाजिक अभियंत्रण की बात कर लिया जाए तो यह किसके द्वारा माना गया? तो यह मैकियावेली के द्वारा माना गया। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक, मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? फटाफट से आप कमेंट करके बता दो। अगला क्वेश्चन कहता है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विकास हुआ। तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में जो विकास होता है मेरे भाई, वह कब से होता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। कब से होता है? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक होती है? तो आपको याद रखना है 1939 से लेकर 1945 तक। कब तक? 1939 से लेकर 1945 तक जो है आपका क्या चलता है? तो मेरे भाई द्वितीय विश्व युद्ध। आगे क्वेश्चंस देखेंगे अगला क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं मेरे भाई, यह किसने कहा था? तो क्या कहते हैं? जीके रॉबर्टसन के द्वारा यह कथन कहा गया। आइए अगला क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपका किससे संबंधित होने वाला है। तो वह है राजनीतिक व्यवस्था एवं उनकी प्रक्रियाओं से संबंधित। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला क्वेश्चंस आपका है कि राजनीति को स्पष्टतः व्यवस्था के रूप में किसने विश्लेषित किया है? तो यह किसके द्वारा? तो डेविड स्टन के द्वारा जो है विश्लेषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चंस कहता है किसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख कार्य सामाजिक साधनों को आधिकारिक गतिशीलता है? तो बात करें यह किसके द्वारा, तो यह किसके अनुसार कहा गया? सिंपली याद रखोगे यह मिचेल के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था को सत्ता, कानून और अधिकार किसने कहा है? तो राजनीतिक व्यवस्था को सत्ता, कानून और अधिकार जो है यह किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ए डॉल के द्वारा कहा गया है। इस प्रश्न पर स्टार लगाना पूछी जा सकती है। आगे क्वेश्चन देखना। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डेविड स्टन ने निवेश निर्गत मॉडल को संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण, तुलनात्मक अध्ययन में प्रयोग हेतु किसने स्वीकार किया था? तो यह किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो सिंपली याद रखोगे आमंड एवं पॉवेल के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। आगे बढ़िए क्वेश्चंस क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है, देखो यहां पर कहता है कि व्यवस्थापन के स्थान पर नियम निर्माण का प्रयोग किसने किया था? तो व्यवस्थापन के आधार पर जो है मेरे भाई नियम निर्माण जो है यह किसके द्वारा? तो सिंपली याद रखना आमंड एवं पॉवेल के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चंस कहता है निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा? स्टार लगाना प्रश्न पर। निवेश निर्गत सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है डेविड स्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुलनात्मक राजनीति में सरकार के 3 अंगों के कार्यों को नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन एवं नियम अधिगम के रूप में रखने का प्रमुख श्रेय किसे जाता है? तो यह किसको जाता है? तो जीए एडमंड को जाता, आमंड को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपका किससे संबंधित होने वाला है। तो वह है आपका संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था से। तो देखो संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की अगर बात कर ले तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एकात्मक सरकार में संविधान कैसा होता है? तो एकात्मक सरकार में जो संविधान होता है वह लचीला संविधान होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से किस देश में संघात्मक सरकार नहीं है? तो बात करें संघात्मक सरकार की तो मेरे भाई आपका जो चाइना है यहां पर संघात्मक नहीं एकात्मक सरकार है। अगला क्वेश्चन देखो कहता है किसने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार में सर्वाधिक संघीय है? तो यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया? तो यह ब्राइस के द्वारा कहा गया कि अमेरिका का जो संविधान है यह संसार का सबसे संघीय संविधान है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आज अमेरिकी संघीय व्यवस्था में सदस्य राज्यों की संख्या कितनी है? स्टार लगाना प्रश्न पर। और देखिए अमेरिकी संघीय व्यवस्था में अगर पूछा जाए सदस्य राज्यों की संख्या तो आप सीधा सीधा याद रखोगे 51। ठीक है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है यहां पर देखो कि एकात्मक राज्य का सर्वोत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो बात करें एकात्मक राज्य का सर्वोत्तम उदाहरण यहां पर क्या हो जाएगा? तो वह ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो आपका अगला क्वेश्चन है फ्रीडम टू स्ट्राइक। स्टार लगाना क्वेश्चन पर। फ्रीडम टू स्ट्राइक किस संविधान में शामिल है? तो यह जो है यह ब्रिटेन के संविधान में शामिल किया गया है।
फ्रीडम टू स्ट्राइक। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अब आगे क्वेश्चन क्या करना है तो विधायी व्यवस्था से करना है, जिसके लिए पहला क्वेश्चन स्टार लगाना प्रश्न पर कहता है विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थापिका कौन सी है। तो विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थापिका की बात कर लिया जाए तो वह ब्रिटिश संसद है। अगला क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और स्टार लगाना प्रश्न पर कहता है किसे संसदों की जननी कहा जाता है। तो संसदों की जननी जो है यह ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसदों की जननी ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, संसदीय सर्वोच्चता या संप्रभुता किसकी प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय सर्वोच्चता या संप्रभुता जो है मेरे भाई यह किसकी, तो ब्रिटिश संसद की क्या है, तो यह विशेषताओं में से एक है। तो कुल मिलाकर इतने सारे प्रश्न जो है आपके सेट नंबर 2 में हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आगे भी सेट आएगी, सेट नंबर 3, 4, 5 5 सेट मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आपके पेपर में जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आप बहुत आराम से उसे हल कर लोगे। तो अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस छोटा सा काम करना है, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दो ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।